तो अभी तक जो कुछ पढ़ा कि भैया सॉल्यूबल हैं भी और नहीं भी, मतलब सॉल्युबिलिटी कुछ कुछ हमें दिखती है कि वाटर के साथ सॉल्यूबल हो रहे हैं, कुछ कुछ में नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ में हमें पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इक्का दुक्का, और बाकी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो जो प्रॉपर्टीज मुझे अभी ध्यान थी मैंने तुम्हें बता दें कि कार्बन में बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये सारी हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन नहीं कोवेलेंट कंपाउंड्स ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी क्यों? बेसिकली हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कार्बन भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है। तो कार्बन अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है इसका मतलब वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और भी हैं बाकी। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे अगर हम बोलें तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, पहली बात तो वर्सटाइल का मतलब क्या है? मल्टी टैलेंटेड एक तरीके से कह सकते हो कि भैया वो बहुत सारे काम कर सकता है। उसको बेसिकली कुछ भी दे दो तुम, कोई भी कंडीशन रख दो, वो कोशिश करेगा बॉन्ड बनाने की, वो कोशिश करेगा साथ रहने की, वो हर तरीके से राजी है कि भाई मेरे को तुम लेके आ जाओ, मैं बॉन्ड बनाने को तैयार हूं, हर तरीके से हर कंडीशन। और यही इसको अलग बनाता है, सबसे अलग बनाता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड इसीलिए इसके पाए जाते हैं क्योंकि ये वर्सटाइल नेचर है इसका। इसका एक ऐसा नेचर है जो बाकी एलिमेंट से बहुत अलग है, सबसे अलग है। वर्सटाइल नेचर सबसे अलग नेचर है, इतना वर्सटाइल है ये कि क्यों है, अब हमें ये पढ़ना है कि ये ऐसा क्यों है। वर्सटाइल नेचर इतना ज्यादा है कि हमारे सराउंडिंग में कुछ भी देख लो तुम, मोस्ट से मोस्ट चांसेस ऐसे होंगे कि 90 to 95% चीजें ऐसी होंगी जिसमें कार्बन मौजूद रहेगा। ठीक है, तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की जो बात होती है कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस है, कार्बन इतना ज्यादा मल्टी टैलेंटेड, कार्बन इतना ज्यादा पाया जाता है। रीजन, पहला जो मेन रीजन, मेन प्रॉपर्टी वो है कैटिनेशन। क्लास 10th चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ। कैटिनेशन एक हमारी ऐसी प्रॉपर्टी बोली गई कि ज्यादातर कैटिनेशन हमें अगर सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो कार्बन में देखने को मिलती है। और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं वहां कैटिनेशन नहीं मिलती, मिलती है, बट सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई है कैटिनेशन में तो वो हमारा कार्बन है। और यही रीजन है कि कार्बन हमारा इतना अच्छा होने के बाद कैटिनेशन जो शो कर रहा है जिससे कि इतना फेमस है। ठीक है, कैटिनेशन है क्या? देखो सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो बहुत ही छोटी सी अगर तुम्हें डेफिनेशन दूं, बेसिकली कैटिनेशन को दो शब्दों में डिफाइन किया जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कार्बन अपने आप से अपने आप को जोड़ने में बहुत माहिर है। ठीक है, खुद से खुद को जोड़ सकता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लंबी लंबी चेन बनाएगा, लंबे लंबे कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, ब्रांचेस बना सकता है, ब्रांच फॉर्म में भी अपने आप को बिठा सकता है, और साथ ही साथ रिंग्स भी बनाता है, रिंग्स बनाता है, गोले में भी बैठा मिलेगा तुमको। कैटिनेशन मतलब कार्बन ऐसा है कि उसको कोई भी कंडीशन हो, उसके पास एटम कम हो, इलेक्ट्रॉन कम हो, ज्यादा हो, वो बॉन्ड बनाने की, कंपाउंड्स बनाने की कोशिश पूरी पूरी करता है। चेन अगर जरूरत पड़ी तो चेन भी बनाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो ब्रांच भी बना लेगा, और जरूरत पड़ी तो रिंग भी बना लेगा। जरूरत पड़ी एक चीज जो अभी रह गई है हमारी, जरूरत पड़ी तो सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, जरूरत पड़ी तो डबल बॉन्ड भी बना लेगा, और जरूरत पड़ी तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा।
ठीक है, जरूरत पड़ी तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। मैंने अभी इस बारे में बात करेंगे हम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इस बारे में कि सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है। कैटिनेशन मतलब खुद से खुद को जोड़कर, और खुद से भी नहीं, किसी से भी जुड़ने की उसकी टेंडेंसी है, ज्यादातर खुद से जुड़ने की टेंडेंसी है। मतलब क्या है, क्या कंडीशन है, इस बात को अगर समझो। खुद से जोड़ने की क्या मतलब है, खुद से जोड़ने का इसका मतलब क्या है, मतलब कार्बन चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच बना सकता है। ब्रांच मतलब ऐसे कार्बन जुड़ जाएगा, ऐसे कार्बन जुड़ जाएगा। कार्बन रिंग बना सकता है, ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन। ये हम सब पढ़ेंगे आगे कि ब्रांच कैसे बनेगी, रिंग कैसे बनेगी, और चेन कैसे बनेगी। डबल बॉन्ड पे भी काम करता है, कार्बन डबल बॉन्ड पे भी काम करता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। देखो रिंग भी बनाता है। बेंजीन बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, 11th-12th में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी झलक देखी जाएगी इसकी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको बॉन्ड बनाने से मतलब है, कैटिनेशन करने से मतलब है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपने बॉन्ड बनाने के हिसाब से वो बॉन्ड बनाता है। और कमाल की बात यह है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही वो इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे, क्या मतलब है इस बात का, तो इस बात को अगर समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अगर बातों को समझोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, इसको लेना स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा समझा देते हैं इस बारे में। और तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कितने बॉन्ड क्यों बना रहा है, इतने ज्यादा बॉन्ड क्यों बना रहा है। सेल्फ लिंकिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे फायदा क्या, बाकी एलिमेंट्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो, पहली बात, अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि क्या लें, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम Na। ठीक है, और सोडियम के साथ एक नॉन मेटल रख लेते हैं, क्लोरीन ले लो, आ जाओ। ठीक है, क्लियर है। और एक काम करो, हाइड्रोजन ले लेते हैं, चलो, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन पे काम करना है, तो इस बात को देख लेते हैं। तो Na के साथ अगर हम बात करें तो Na के साथ Cl बनाएगा एक कंपाउंड, और Na के साथ H बन जाएगा दूसरा कंपाउंड। ठीक है, दो ही कंपाउंड बन रहे हैं इसके। लेकिन अगर मेरे पास Na की जगह कार्बन आ जाए, क्लोरीन आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, तो पहले तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रा वैलेंसी होने से क्या फायदा है, ये फायदा है। देखो, 4 वैलेंसी होने से पहला फायदा ये, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हमने पहले बात की थी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो देखो चारों तरफ उसने एक एक हाइड्रोजन लगा लिया, पहली चीज। दूसरी बात क्या करा उसने, करा यार एक काम करो, क्लोरीन भी लगा लेते हैं हम अपने साथ। ठीक है, ये टेट्रा वैलेंसी हो गई। तीसरे में उसने क्या बोला, एक काम करो 2 क्लोरीन लगा लो, एक ही हाइड्रोजन से काम, दो हाइड्रोजन काम चला लेंगे। तीसरे में उसने बोला एक काम करो यार 3 क्लोरीन लगा लो, एक हाइड्रोजन काम चला। चौथे में उसने बोला नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, चारों क्लोरीन लगा लो। अब देखो कम, वही चीजें हैं 3, बस यहाँ पर फर्क था Na का, यहाँ पर फर्क था कार्बन का। तो 1 2 3 4 5 कंपाउंड बनाए इसने एक ही 3 एलिमेंट्स का यूज करके। तो टेट्रा वैलेंसी होने से एक तो ये फायदा हमारा कि भाई एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं। अगर वहीं इसमें थोड़ा सा हम कैटिनेशन को समझ लें, इसमें अगर हम थोड़ा सा कैटिनेशन को इंक्लूड कर लें, इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको समझा दे। अगर इसमें हम अगर थोड़ा सा कैटिनेशन को भी ऐड ऑन कर लें, तो कैटिनेशन से इसको फायदा ये हो जाता है कि यहां पर कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, अगर इन केस वो कैटिनेशन पे 2 कार्बन लेके आता है, मतलब कैटिनेशन कर रहा है तो अपने आप से खुद को जोड़ सकता है। अब उसने 2 कार्बन जोड़ लिए, जब 2 कार्बन जोड़ लिए तब देखो कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 6 जोड़ गए। ठीक है, 3 इधर खाली, 3 इधर, 4 बनाने थे, एक बॉन्ड आपस में बना लिया और बाकी हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर बोले तो यहां पर इसको हटा के क्लोरीन लगा ले,
दूसरा कंपाउंड बन गया। अगर चाहें तो क्लोरीन के साथ साथ यहां पर क्लोरीन ले ले, तीसरा कंपाउंड हो गया। चाहें तो यहां पर भी क्लोरीन ले ले, चौथा कंपाउंड हो गया। चाहें तो यहां पर भी क्लोरीन ले ले, पांचवा हो गया। ऐसे यहां पर छठा, यहां पर सातवां। मतलब जैसे जैसे कैटिनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे जैसे ब्रांच रिंग और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग आएगी, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये कहानी है कार्बन की। वर्सटाइल नेचर, ये चीज आती है कि वर्सटाइल नेचर है क्यों। पहली प्रॉपर्टी जो वर्सटाइल नेचर की तुमने समझी वो कैटिनेशन थी। दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंट होता है वो, टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंसी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कैटिनेशन। कैटिनेशन अभी समझ में आया? कैटिनेशन मतलब खुद से खुद को जोड़कर चेन ब्रांच रिंग बनाएगा। ब्रांच रिंग कैसे बनाएगा हम आगे समझेंगे, लेकिन बनाता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है वो भी हम समझेंगे, लेकिन बनाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। उसकी वैलेंसी 4 है। ये हमने पहले जब स्टार्ट किया था तभी हमने इस बारे में बात की थी कि उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है वो, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है वो। ठीक है, शेयर कर सकता है। और अगली प्रॉपर्टी के टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स फॉर्म, 4 बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है, जब 4 बॉन्ड बना पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब कमाल की बात एक और बड़ी कमाल की बात है। क्वेश्चन आता है कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, लेकिन उसके मेंबर एक और है हमारा सिलिकॉन। क्वेश्चन है वाई सिलिकॉन शो वर्सटाइल नेचर। सिलिकॉन वर्सटाइल नेचर क्यों नहीं शो करता? सिलिकॉन का वर्सटाइल नेचर क्यों नहीं आता? सिलिकॉन कार्बन की तरह वर्सटाइल नेचर क्यों शो नहीं करता है? क्या रीजन है इसका? तो सिलिकॉन जो है वर्सटाइल नेचर ना शो करने के पीछे जो इसका रीजन है कि मतलब जितना ज्यादा कार्बन अपनी बॉन्डिंग कर रहा है, जितना ज्यादा कार्बन बेहतर काम कर रहा है, सिलिकॉन नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे जो रीजन दिया जाता है वो रीजन है कि अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। एटॉमिक नंबर इसका होता है 14। अब एटॉमिक नंबर 14 है मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरी शेल में 4। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 4। मतलब ये रहा न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। सिलिकॉन की बात कर रहे हैं 5, 6, 7 और 8। और तीसरी शेल में 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 4। ठीक है, यह है सिलिकॉन। अब इसके होने से क्या दिक्कत? ये ऐसा होने पर क्यों नहीं बना रहा? पहली बात समझो, कार्बन भी बना लेते हैं, थोड़ा सा कार्बन बनाएंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, बहुत प्यारे प्यारे। दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4 कार्बन। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 कार्बन। सिलिकॉन के पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4। तो देखो पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज, पहली बात सिलिकॉन का जो साइज होता है लार्ज होता है और कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, कार्बन का साइज हमारा स्मॉल होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। पहला रीजन तो, मेन रीजन तो यही है। मतलब कैटिनेशन के साथ साथ वर्सटाइल नेचर में अगर हम बात करें तो कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है कि स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, छोटी जगह, कम जगह घेरता है। इससे फायदा क्या है? फायदा तो बहुत है। देखो छोटा जगह होने से क्या फायदा होता है? पहला फायदा यह है कि कम जगह लेगा, तो बाकी एलिमेंट्स को जगह देता है। भाई तुम बैठ जाओ आराम से, मैं थोड़े में बैठ जाऊंगा, मेरे तो छोटी जगह है, मैं तो बैठ जाऊंगा आराम से, तुम जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है छोटी होने से
इनके बीच में फोर्स अच्छी है, न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, न्यूक्लियस पास में है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से शेयर कर सकता है, ठीक है। और छोटा साइज होने से रिपल्शन के चांसेस भी कम है, बाकी एलिमेंट्स को पूरी जगह दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन के चांसेस भी कम है। हम आगे पढ़ते हैं उसको, हम 11th-12th में रिपल्शन की क्या कहानी है। देखो रिपल्शन ज्यादा होगा ना तो वो एलिमेंट क्या चाहेगा, एलिमेंट चाहेगा अपने आप को बेसिकली उसके एंगल पे एक एंगल बनना स्टार्ट होता है। हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में जानेंगे, बाकी सब सीनियर क्लासेस में है। हाँ, एंगल का थोड़ा फंडा होता है कि बॉन्ड का जो एंगल बन रहा है, बॉन्ड्स जो बन रहे हैं कार्बन कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के जो बॉन्ड्स बनते हैं, किसी भी कंपाउंड्स के जो बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में एक एंगल बनता है। वो एंगल क्यों बनता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए वो खुद ब खुद एक एंगल पे जाके फिक्स हो जाते हैं कि भैया इसके बीच में इतना ही एंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, मिनिमम रिपल्शन करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो सिलिकॉन की कहानी थोड़ी सी अलग है। सिलिकॉन क्या है? पहले तो साइज बड़ा, साइज बड़ा है इसका मतलब वो जगह ज्यादा घेरेगा, बाकी एलिमेंट्स को जगह देने में दिक्कत करेगा। दूसरी बात, साइज बड़ा होने से रिपल्शन के चांसेस भी ज्यादा हैं। भाई इधर एक एलिमेंट आ गया, इधर एक एलिमेंट आ गया, दोनों के बीच में रिपल्शन। ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, आराम से रिपल्शन ज्यादा कम करेगा। ये बड़ा है, रिपल्शन ज्यादा करेगा। तो रिपल्शन ज्यादा करेगा, साइज बड़ा है, ठीक है। और वीक अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि भाई तीसरी शेल पहुंच जाएगी, ये हमारा जो न्यूक्लियस है इनको पकड़ नहीं पा रहा है। चलो भाई, तो हमने अभी तक क्या जाना? हमने देखा कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर के जो रीजन थे वो क्या क्या था। पहला था कैटिनेशन, ठीक है। दूसरा था टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावेलेंट होता है। तीसरा था स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से ही वो सिलिकॉन के साथ, मतलब अगर सिलिकॉन से कंपैरिजन किया जाए तो सिलिकॉन से बेहतर कंपाउंड अगर कोई बनाता है, सिलिकॉन से बेटर कोई अगर कंपाउंड बनाता है तो वो कार्बन बनाता है। सिलिकॉन उसी का फैमिली का मेंबर है। देखा जाए तो दोनों के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन को भी टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बनाता, बनाता भी है, लेकिन वो कैटिनेशन शो नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उसका स्मॉल साइज है। कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है और जो हमारा सिलिकॉन है उसका साइज बड़ा है। इसलिए सारी प्रॉपर्टी, बेसिकली वर्सेटाइल नेचर जो कार्बन शो कर रहा है वो सिलिकॉन नहीं कर पा रहा, स्मॉल साइज और कैटिनेशन ना शो कर पाने की वजह से। साइज कार्बन का छोटा है, सिलिकॉन का बड़ा है, बातें कर चुके हैं, समझ चुके हो तुम लोग। अब इसमें मैं आगे जाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा चलें आगे, समझें इस बात को और अच्छे से। क्या कोई और दूसरा एलिमेंट, थोड़ा सा अगर कैटिनेशन की बात की जा रही है, हाँ, तो सिलिकॉन, हम सल्फर की बात कर सकते हैं, S8 सल्फर कैटिनेशन शो करता है। सल्फर क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि सल्फर जो बनाता है, S8 बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, इस बात को समझें। तो सल्फर जो बनाता है बेसिकली, ये रहा हमारा सल्फर। इसको अगर बनाना है तो ऐसे बनाओ, देखो सल्फर, एक सल्फर यहाँ, फिर एक सल्फर यहाँ, फिर एक सल्फर यहाँ, फिर एक सल्फर यहाँ, ठीक है। इसके साथ यहाँ आएगा एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। कुछ डब्लू जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ क्राउन, क्राउन जैसा दिख रहा है, क्राउन, इसे कहते हैं क्राउन, क्राउन स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है। सल्फर जो है थोड़ा सा क्राउन स्ट्रक्चर शो करता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है क्राउन का स्ट्रक्चर शो करने का? तो भैया क्राउन स्ट्रक्चर शो करने का जो रीजन है, देखो क्लास, ये अभी तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो कार्बन में भी इस बार सॉरी हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम जरा हाइड्रो उस पर डायमंड पे बात देखेंगे तो डायमंड भी अलग स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट भी अपना अलग स्ट्रक्चर बनाता है, एसेट भी अपना अलग स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने तुमको अभी कुछ थोड़ी देर पहले कुछ बातें बताई थी, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बना रहा है तो कंपाउंड बनाते समय ना बॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड पे रिपल्शन क्या है, रिपल्शन मिनिमम करने के लिए क्या करना है। तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स करते क्या हैं, बेसिकली एटम्स क्या करते हैं, अपने बीच का रिपल्शन को कम करने के लिए, अपने बीच के
दो एटम्स के बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक एंगल पे जाके इंक्लाइन हो जाते हैं, एक एंगल पे जाके रुक जाते हैं। मतलब ये नहीं कि तुमने जैसे मैंने अभी तुमने को CH4 बना के दिखाया, CH4 ऐसे, CH4 ऐसा नहीं बनता है। CH4 रियल लाइफ में CH4 अलग तरीके से बनता है। रीजन, हर बॉन्ड अपने एक एक एंगल पे जाके इंक्लाइन हो जाता है, सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो सल्फर जब एसिड बना रहा था उसने ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि वो हर एंगल पे अलग अलग रखना चाह रहा था। दो एंगल्स के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो एंगल्स थे वो अलग अलग रहे, इसलिए वो कम रिपल्शन करने के लिए अलग अलग एंगल पे जाते हैं, अलग अलग एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। क्राउन स्ट्रक्चर सल्फर क्यों बनाता है, यही रीजन है। वैसे रीजन कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ज्यादातर पूछेंगे कि भाई क्राउन स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, क्राउन स्ट्रक्चर क्या समझ, सल्फर कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है सल्फर। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन लुईस का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा और ध्यान से देखो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है तो इसको तुम सीधा भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट को, सल्फर। और देखो कैटिनेशन क्यों बोला हमने, पहली बात तो सिंगल बॉन्डिंग बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरी चीज बात ये है, कमाल की चीज, कि ये एक रिंग बना रहा है, एक रिंग है, क्लोज सर्कुलर पाथ, एक क्लोज सर्कुलर रिंग बन रही है। ठीक है, सर्कल मतलब गोल तो नहीं है बट है तो बंद, ऐसा तो नहीं कहीं से कुछ खुला हो। ठीक है, तो सल्फर 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 नहीं, इस पे नहीं, इसको मिटा के तब बनाते हैं, मिटा लेते हैं इसे एक बार, मिटा दूं एसेट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगा, बॉन्ड ऐसा बनेगा, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, थोड़ा दूरी पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। अब सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मतलब 2, 8 और 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्सीजन की तरह डबल बॉन्डिंग करेगा। तो डबल बॉन्डिंग करेगा तो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम डॉट्स क्रॉस से भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, क्रॉस से दिखाओ। देखो इस कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4, सॉरी सल्फर के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस वाले सल्फर को कंप्लीट करने के लिए 2 ये रहे और किसी को नहीं छेड़ना, 4 ये रहे और 2 ये रहे। इस वाले के लिए 2 2 2, इस वाले के लिए 2 4 और ये 8, इस वाले के लिए यहाँ से ले लो 2 और ये कंप्लीट, इस वाले के लिए, इसके लिए और इस वाले का। ठीक है, देखो ध्यान से S8। और इस चीज को जरा ध्यान से देखना चाहो तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, सॉरी सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। लेकिन सल्फर डबल बॉन्ड बनाता, तो हर सल्फर 2 2 बॉन्ड बना रहा है। ये सल्फर देखो 1 2, इसका देखो 1 2, इसका देखो 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2, इसका भी 1 2 और इसका भी 1 2। हर सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक एलिमेंट के साथ, एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है। एसिड कैटिनेशन शो करता है, एसिड कैटिनेशन पे काम करता है एसिड। चलें भाई, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, चलो समझते हैं। बेसिकली एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए जो बोला गया है वो बोला गया है कि कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी,
पहले डेफिनेशन समझ लो। बेसिकली जो डेफिनेशन कहता है, सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में होने के बाद जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसकी फिजिकल जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती रहेंगी। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है, मतलब कार्बन जो है तुम्हें जनरली या तो डायमंड फॉर्म में दिखाई देगा, डायमंड। नेचर में हम इसमें जो बात करते हैं थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं इस बात को। डायमंड बाद में समझो, पहले इस बात को समझो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो हमारा, वो है बेसिकली चलो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब है सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, और कुछ लोग कहते हैं इसे स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स और स्ट्रक्चर while not changing the state। मतलब अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में है तो लिक्विड में रहेगा, गैस में है तो गैस में रहेगा। वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा, फॉर्म चेंज कर सकता है। ठीक है, अब उसे इससे इन एलिमेंट्स को दोज एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर एलोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है? इन्हीं एलिमेंट्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और इस फेनोमेनन को, एंड दिस प्रोसेस known as एलोट्रोपिज्म, या फिर और कुछ लोग कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी कह लो, एलोट्रोपिज्म कह लो, उसे हम कहते हैं एलोट्रोपिज्म या फिर एलोट्रोपी। अब नेचर में अगर हम बात करते हैं, नेचर में कार्बन दो फॉर्म में मिल सकता है। नेचर में जो प्रेजेंस है हमारे पास कार्बन की, वो दो फॉर्म में है। पहला फॉर्म है हमारा, पहला जो फॉर्म है हमारा, जो है हमारा क्या कहते हैं, बेसिकली प्योर फॉर्म। प्योर मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कुछ नहीं है हमारे पास। दूसरा है हमारा मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में ही हमारे पास जो आते हैं, सॉरी, प्योर फॉर्म में जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, जो हम कार्बन की एग्जिस्टेंस आती है, वो हमारी आती है डायमंड की। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, और ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। एंड एक और पढ़ा जाता है, वैसे तो और भी हैं, बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम इसे बकी बॉल भी कहते हैं। बकी बॉल दिखाई दे रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं, बकमिंस्टर नहीं। चलो ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं। तीसरा जो है यहां पर बकमिंस्टर फुलरेन,
बकमिंस्टर फुलरीन, जिसे हम बकीबॉल भी कहते हैं। बकीबॉल नाम है, एक क्यों दिया गया, क्या कंडीशन है वो हम समझेंगे, बट एक नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, क्या है, इन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। प्योर फॉर्म में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मिक्स फॉर्म में तुम मान लो कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, आसपास में तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो मिक्स फॉर्म में मौजूद है सारा। ठीक है, कुछ भी नेचर में जो हमें मिलने वाला है वो कोल, पेट्रोलियम या कोई भी कंपाउंड अगर बना बैठा है, ठीक है, वो हमारा मिक्स फॉर्म जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मिक्स फॉर्म में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ठीक है, सारे के सारे किस में जाएंगे, मिक्स फॉर्म में जाएंगे। मतलब कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी यहां पर हैं, और इसमें ओनली कार्बन, प्योर फॉर्म का मतलब ओनली कार्बन, दूसरा कोई एलिमेंट यहां पर दिखाई नहीं देने वाला, सिर्फ कार्बन प्योर फॉर्म में एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के ये 3 एलोट्रॉप्स तुम पढ़ते हो, और भी हैं, ठीक है, और भी एलिमेंट्स, और भी एलोट्रॉप्स होते हैं, तुम्हें सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं, और मोस्टली उसमें ये 2 ही पढ़ने हैं। बकमिंस्टर भी थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, ज्यादा डिटेल में हम इन्हें तो पढ़ेंगे, बकमिंस्टर का भी थोड़ा सा हल्का सा जानकारी लेंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बकमिंस्टर फुलरीन ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको डिस्कवर हुए, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, चल रही है इस पे बातें, चीजें। चलो, सबसे पहला, सबसे बेहतरीन, डायमंड, हीरा, हिंदी में कहें तो कुछ लोग कहते हैं हीरा। ठीक है, आगे बढ़े। हीरा कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोग अपने पहचान वालों को हीरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, डायमंड हिंदी में कहा जाए तो हीरा, एलोट्रॉप है कार्बन का। सबसे पहली कमाल की बात इसके पास कि जो सबसे मजेदार चीज है कि इसके जो कार्बन है, कार्बन इन डायमंड, पहली बात तो सिर्फ कार्बन है और तो कुछ है भी नहीं, बात कर चुके हैं हम, आर फॉर्म ऑल 4 बॉन्ड्स। भाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और कमाल की बात है कि डायमंड में जो कार्बन है वो चारों ही बॉन्ड बनाता है। आगे जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि 4 नहीं बना रहा, वैसे वहां भी 4 बनाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे जाएगा, चीजें हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा वो 11th-12th की बातें आ जाती हैं, मानेंगे हम कि 3 बनाता है, लेकिन वहां पर भी 4 की कहानी थोड़ी बहुत हम इस बात को समझते हैं। एनसीईआरटी में भी इसको एक लाइन में दिखाया गया है कि हाँ भाई होता है ऐसा, वो हम देखेंगे क्या होता है। कार्बन जो है बेसिकली कैसे बॉन्ड बना रहा है 4, देखो ये रहा मेरा एक कार्बन, दिखा रहा हूं मैं एक कार्बन, और भी मार्कर ले लेते हैं ज्यादा बेटर समझने के लिए। एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है बात, एक कार्बन है, यहां एक बॉन्ड बना दूसरे कार्बन के साथ, यहां एक बॉन्ड बना अगले कार्बन के साथ, यहां एक बॉन्ड बना अगले कार्बन के साथ, और कमाल की बात ऊपर भी एक बॉन्ड बना एक और कार्बन के साथ। कैटिनेशन शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन सबके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बना कैसे रहा है इस बात को देखो, यहां पर एक बॉन्ड बनाया उसने 1, यहां पर एक बॉन्ड बनाया 2, यहां पर उसने बॉन्ड बनाया 3। ठीक है, हाँ एक बॉन्ड यहां बना लिया उसने 4। ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिए। अब आगे बातें देखो, जब 4 बॉन्ड ये जो बनाए हैं
बेसिकली इसका स्ट्रक्चर समझो, कैसा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसके जो 3 बॉन्ड हैं ये नीचे बेस पे एक ही प्लेन में है। मतलब अगर ये मान लो कि हमारी अगर एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स वाई एक्सिस में ही वो बॉन्ड रखे हुए हैं ये तीनों, मतलब ऐसे, यहां पे ऐसे, और यहां पे ये मेन कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद एक कार्बन ऊपर है जिसने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ये बातें, ठीक है। एक ही एक्सिस पे, और देखा जाए बॉन्ड ये हैं, ये बॉन्ड है, और ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, जैसे मैंने तुमको बोला था टेट्राहेड्रल, तुमको मैंने ये चीज बोली थी कि जैसे सल्फर क्राउन स्ट्रक्चर बना रहा था, यहां टेट्राहेड्रल ऐसा, ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर एक मेन कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ये वाला सेंट्रल कार्बन है, ये 3 के साथ बॉन्ड बना रखा है इसने, ठीक है। अब क्या कहानी है, अब जो कहानी है वो ये है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो बनता है, लेकिन इसको अगर हम अगर वैसे देखना चाहें कि सारे बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, तो एक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, एक कार्बन 1 2 एक बना चुका है, 3 हो गए। ये वाला कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन 1 2 3, ठीक है। हर बॉन्ड यहां पर जो कार्बन जुड़ा होगा वो भी 1 2 3 1 2 3, या जो भी आपस में होंगे, यहाँ पर जो होगा वो आगे 3 बढ़ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे ये इसके साथ जोड़ लो, यहाँ इसके साथ जोड़ लो, इस तरीके से वो बॉन्ड बनाते हैं। हर कार्बन एक दूसरे के साथ 3-3 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, वो 3 आगे 3 से बनाएंगे, वो 3 आगे से करके 3-3-3 करके बॉन्ड बनाते जाते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है ये बातें, बातें इतनी सी समझ में आ रही हैं तुम्हारे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है वो, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। हाँ, क्लियर है ना यहाँ तक क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं ये, चलो ठीक है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है, याद रखना। और क्या कहानी है, चारों बॉन्ड बनाएगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाएगा। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रही है, जो भी है छोड़ो। दूसरी बात, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। 3D स्ट्रक्चर अभी मैंने बात की, 3D स्ट्रक्चर मतलब हर कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और क्या बातें हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं उसके पास जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। हाँ, बट कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है। स्टॉक मार्क लगा के इस बात को समझो, हीट कंडक्ट करता है वो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, हीट करता है। कमाल की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा लेकिन हीट कंडक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, बात समझ में नहीं आई। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हीट कंडक्ट करने का उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली है क्या भाई, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ लगे हुए होंगे। अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन जो एक दूसरे से पास पास हैं, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी, जब आप हीट करोगे उस चीज को, तो कार्बन आपस में वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। कार्बन क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। जब वो वाइब्रेट होगा तो वो वाइब्रेशन क्या करेगा, वो वाइब्रेशन क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा, जिसकी वजह से
हीट एक फॉर्म से, देखो ये वाइब्रेट हुआ, एक कार्बन वाइब्रेट हुआ, उसके बगल वाला वाइब्रेट हुआ, उसके बगल वाला, तो ऐसे ये आपस में एक दूसरे से टकरा कर क्या करते हैं, हीट कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हीट कंडक्ट कर जाता है। ठीक है, लस्चरस है, इस बात को पहले समझें, लस्चरस है, चमकता है, लस्चरस है। अब लस्चरस है, चमकता तो है, लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि डायमंड कहने को इतना महंगा क्यों है, चमक कैसे रहा है, क्या कहानी है उसकी चमकने की। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ये आता है कि डायमंड को जब हम खदान से निकालते हैं तो वो एक पत्थर की तरह दिखता है, बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल पत्थर होता है, कोई चमक नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल एक पत्थर। अब कहावत सुनी जाती है, लोग कहते हैं कि भाई हीरे की पहचान जोहरी को, कि जो जोहरी होगा वो हीरे को पहचान सकता है। अब उसके सामने तुम पत्थर ले आके रख दो तो अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा वो तो क्या कभी पत्थर है, लेकिन जोहरी जो होगा वो कहेगा नहीं भैया डायमंड है। तो उसको महंगा क्यों है फिर वो, अगर वो एक छोटा सा पत्थर है, इतना ढंग से दिखता भी नहीं, तो दिक्कत क्या है, महंगा क्यों है। लस्टरस और चमकना, जो इसकी शाइन है, ये डिपेंड करती है जोहरी पे। जो इंसान इसको तराश रहा है, डायमंड को तराशना आसान नहीं है, डायमंड को तराशने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पहली बात तो उसको कट किया जाता है, बहुत हल्का हल्का कट किया जाता है, बहुत बारीकी से तराशा जाता है, जिससे कि उसमें जो कट्स बनते हैं वो बहुत बेहतर बने। जितने बेहतर कट बनेंगे, जितने बेहतर उसमें कट्स लगेंगे, उतना ज़्यादा वो चमकेगा। इसका चमकने का एक और मेन टॉपिक जो हम पढ़ते हैं बेसिकली TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10th क्लास में जब मैं लाइट पढ़ाता हूँ तो रेनबो फॉर्मेशन में थोड़ा सा TIR के बारे में बताता हूँ कि TIR क्या है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यहां पर वो चीज आती है TIR। वैसे 11th-12 में पढ़ाया था, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डायमंड को ऐसे काटते हैं कि वो अपना जो है लाइट एक बार अगर उसमें एंट्री ले लेती है तो वो बाहर ना निकल पाए, तो बार बार रिफ्लेक्ट होती रहे, अंदर अंदर टकराती रहे, जिससे क्या होगा, डायमंड उतना ज़्यादा चमकेगा। तो जितना बेहतर आप उसको तराशोगे उतना ज़्यादा वो चमकेगा। और तराशने का तरीका TIR के बिहाफ पे किया जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम सीनियर क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। TIR की फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, इसलिए चमकता है। ठीक है, 5वां पॉइंट चमकता है, जिसके लिए इसका यूज क्या है, जनरली ज्वेलरीज में यूज किया जाता है। ठीक है, और कहाँ यूज किया जाता है, तुम्हारा आई सर्जरी में जो ब्लेड्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, आई सर्जरी के जो ब्लेड्स होंगे उनके ब्लेड्स में, ग्लास कटिंग के ब्लेड्स में। ठीक है, ग्लास कटिंग के ब्लेड्स में भी यूज करते हैं इसको, क्लियर है, ब्लेड्स में, नीचे दिख नहीं रहा होगा, ब्लेड्स। ठीक है, ग्लास कटिंग के ब्लेड्स में यूज करते हैं, आई सर्जरी के ब्लेड्स में यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत जगह यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद इसको एयरक्राफ्ट्स की विंडोज पे भी यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट की विंडोज मतलब इन द सेंस कि उस पर कोटिंग की जाती होगी शायद से। ठीक है, एयरक्राफ्ट की विंडोज पे डायमंड कोट किया जाता है ताकि बेहतर काम कर सके। बहुत ही ज्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का, हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का, कहा जाता है हार्डेस्ट मटेरियल, बेसिकली हार्डेस्ट सब्सटेंस कह लो, हार्डेस्ट चीज है दुनिया की, सब्सटेंस। ठीक है, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, करीबन 4800 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 4800 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है करीबन। ठीक है क्लास, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, यूजेस पढ़ लिए थे, डायमंड के बारे में थोड़ा जानकारी ले ली थी, डायमंड कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बेसिकली कुछ बातें और रह गई हैं डायमंड में जो तुम्हें याद रखनी है, जैसे कि यूजेस क्या हैं कार्बन के, डायमंड के, डायमंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है,
कहाँ कहाँ नहीं होता है, क्या क्या कंडीशंस है। तो देखो डायमंड अगर देखें, सबसे पहले तो ज्वेलरी, मैंने थोड़ा सा बताया था कि ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है, ज्वेलरी पर्पस में यूज़ किया जाता है। महंगा क्यों होता है बता चुका था कि भाई तराशने का खेल है, TIR का खेल है सारा। रही बात कि ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ ड्रिलिंग में यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ऐसी ड्रिलिंग करनी होती है जहाँ पर आसान ड्रिल नहीं होती है, वहाँ पर हम डायमंड से यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी ड्रिलिंग मशीन्स में। और साथ ही साथ हम डायमंड का यूज़ करते हैं, ब्लेड्स कह सकते हो एक तरीके से, ब्लेड्स कटिंग के लिए, ग्लासेस की कटिंग के लिए, या फिर कैटरैक्ट रिमूवल के लिए। आँखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, तो उसके रिमूवल में जो हम बेसिकली पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, उसमें आगे डायमंड लगाया जाता है ताकि कैटरैक्ट को आसानी से रिमूव किया जा सके। शार्प एजेस होते हैं, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायमंड मोस्टली इन जगहों पर ही यूज़ किया जाता है। ग्लासेस की कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास की कटिंग या डायमंड की कटिंग, डायमंड की खुद कटिंग भी डायमंड के ब्लेड से ही की जाती है। नॉर्मल नहीं करता वो, उसके लिए डायमंड के ब्लेड से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और बातें जो आती हैं दिमाग में कि हाँ भाई डायमंड में नेचुरली तो मिलता ही है, हमें पता है कि डायमंड में नेचुरली मिलता है, लेकिन क्या ऐसा है कि हम डायमंड को बना सकते हैं, सिंथेटिक डायमंड जो हम कहते हैं, सिंथेटिक डायमंड जो हम बना सकें। तो सिंथेटिक डायमंड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ग्रेफाइट को करीबन हीट करें 3000 डिग्री सेल्सियस पे, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, डेल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे हम बात कर चुके थे। मेल्टिंग पॉइंट, फिर से मेल्टिंग पॉइंट लमसम, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है करीबन इसका 4800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 4700 कुछ होता है, लमसम राउंड ऑफ करके हम 4800 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। दूसरी बात, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन करता है, ये डायमंड रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्शन करता है। हम जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका करीबन 2.42 के आसपास होता है। 2.42 मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करने वाला अगर कोई मटेरियल है तो वो डायमंड है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो डायमंड एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, जिससे क्या होता है कि वो रिफ्लेक्शन करता है और साथ ही साथ इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, यही इसीलिए वो चमकता भी है, यही रीज़न है इसके चमकने का भी, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड बनाना हो ऐसे बना सकते हैं। डायमंड में मोस्टली यही चीज़ें हैं और तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं। एलोट्रॉप्स हैं, जानकारी पता होनी चाहिए बस, इसके आगे कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, फिर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। चलो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ग्रेफाइट, बेसिकली ग्रेफाइट एक देखा जाए तो ऐसा मटेरियल है जो कि ओपेक होता है। ओपेक, पहली बात ओपेक होता है। ओपेक मतलब कि हमारा ऐसा होगा कि यहाँ पर ये लाइट पास नहीं कराता, ठीक है। हल्का सा ग्रेइश ब्लैक होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है कलर, ठीक है। देखो इसके और क्या है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्लिपरी होता है। सॉफ्ट क्यों होता है, सॉफ्ट इन द सेंस कि इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो आसानी से तोड़ सकते हो, बहुत आसानी से टूट जाता है ये। आप हाँ उंगली से तोड़ सकते हो, मतलब हाथ से तोड़ सकते हो इसको, ठीक है। ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है, स्लिपरी होता है, ब्रिटल होता है, और
इतना ही रहने दो इसे। ओपेक, ग्रेइश ब्लैक, सॉफ्ट, स्लिपरी और ब्रिटल। सॉफ्ट होने इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट अराउंड इसका है 3860, 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्ट होगा, आसानी से मेल्ट नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है इसका, ठीक है। उसके अलावा इट फॉर्म लेयर वाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफीन, ठीक है। लेयर वाइज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्राफीन। हर लेयर को हम क्या बोलते हैं? ग्राफीन बोलते हैं। एंड लेयर वाइज स्ट्रक्चर होते हैं एंड फॉर्म, एंड जो लेयर्स होती हैं एंड फॉर्म हेक्सागोनल एरे, मतलब जो स्ट्रक्चर इसका होगा थोड़ा थोड़ा हेक्सागोनल होगा, ठीक है। ये एक बात हो गई, हेक्सागोनल होता है। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये करता ही करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीजन है, कमाल की बात है, कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन एक नॉन मेटल और होने के बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर मेटल नॉन मेटल पढ़ा हो तो मेटल नॉन मेटल में ध्यान दिया होगा कि जब हम मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एक ऐसा एलिमेंट, सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। बट ग्रेफाइट देखा जाए तो एक एलोट्रोप है कार्बन का, कार्बन की एक फॉर्म है, तो काइंड ऑफ इसको हम एलिमेंट कह लेते हैं कि भाई ठीक है कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। अदरवाइज मेटल नॉन मेटल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये नॉन मेटल होने के बाद भी, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का? रीजन ये है कि ईच कार्बन ऑफ ग्रेफाइट use 3 electron in bond formation में जाते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब इस बात को जरा ध्यान से समझ लो, कह भी सकते हैं फ्री है, नहीं भी कह सकते हैं फ्री है, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी इस बात को कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक फ्री, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बॉन्डिंग में जा रहे हैं, एक फ्री नहीं है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और सबके एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं भाई? अगर देखा जाए हर कार्बन का, मान लो ये कार्बन है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन हर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये और ये, एक बॉन्ड खाली है। ये बॉन्ड खाली अगर है तो ये स्टेबल कैसे है? तो इसके लिए एनसीईआरटी कहता है कि ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनमें क्या है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड कह लो, थोड़ा सा 11th क्लास का आ जाता है कि डबल बॉन्डिंग का। डबल बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है कि वो डिसलोकेट होता रहता है। हम जब 11th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, बॉन्ड्स जो हैं अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करनी है वैसे ही आराम से बैठा हुआ, और वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। वो हम सीनियर क्लास में थोड़ा बात करेंगे। यहां तक की अगर बात रखनी है तो इतना ही रखो कि हाँ भाई 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, एक फ्री है। लेकिन अगर एक फ्री है तो वो फ्री कंप्लीट कैसे कर रहा है कार्बन? तो जो कंप्लीट कर रहा है वो केस है कि वो जो बॉन्ड है वो डिसलोकेट होता रहता है। अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, थोड़ा सा सर्च करके देख सकते हो, वो डिसलोकेट होता रहता है। हुआ तो मैं इसकी एक
फोटो डाल दूंगा दिखाने के लिए कि भाई ऐसा डिसलोकेशन का कॉन्सेप्ट है। कि वो आराम से यहाँ से वहाँ एक एक बॉन्ड चेंज होता रहता है। जिन्हें 11th में साइंस लेनी है वो अपने आप समझ जाएंगे कि क्या कहानी है, और जो 11th 12th पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही है कि क्या कहानी है। ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना जान लो कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वो सॉरी बॉन्ड बना रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का जो रीजन है वो यही होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये रहा एक कार्बन, ध्यान से देखना, यहाँ एक लेयर है, एक लेयर यहाँ, एक लेयर ऐसी, एक यहाँ पर ये जो लेयर हैं इनके बीच में देखो ये एक लेयर, ये जो L1 लेयर है, ये L2, 2 लेयर हैं। लेयर ऐसे लेयर होती हैं, एक लेयर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग किए रही, एक ही कार्बन कार्बन बॉन्डिंग किए रही। इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है। ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या है अगर जानना है तो जो वीक फोर्स होती है, हम इसको जनरली 11th क्लास में पढ़ते हैं, कहते हैं वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स नाम की एक फोर्स होती है जो कि बेसिकली दोनों एटम्स के, दोनों लेयर्स के बीच में होती है। लेयर्स के बीच में होने से क्या है कि 3 बॉन्डिंग के लिए वो जा रहे हैं, एक फ्री है, तो उससे क्या होता है कि जब वो एक फ्री होता है तो जनरली जब वो एक फ्री है, हर कार्बन का एक एलिमेंट अगर फ्री है, एक एटम इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो वो बॉन्ड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जाता है। अब फोर्स होने से फायदा क्या, पहली बात तो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है, कोई मतलब बॉन्डिंग नहीं है, और वीक फोर्स है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि ये आसानी से आप इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। अगर हम यूज की बात करें, अगर हम यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इसे यूज किया था तो लुब्रिकेंट यूज किया था। लुब्रिकेंट मतलब मशीन्स में हम इसे यूज करते हैं, मशीन्स में इन्हें यूज करते हैं। बेसिकली लुब्रिकेशन अगर जानना है तो उसको ऐसे समझ लो कि जैसे तुम लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि लोग चेन पे, अपनी बाइक की या किसी की चेन पे ऐसे कुछ ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, या ऑयलिंग करते हैं, जैसे ऑयल कम हो जाता है तो वो लुब्रिकेशन होता है। वो क्यों किया जाता है ये सब जानते हैं कि लुब्रिकेशन जो जनरली हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारा जो भी एलिमेंट, जो भी मशीन चल रही है वो आपस में उसके पार्ट्स घिसे ना, उसके लिए से हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। हम इसके बेसिकली ग्रेफाइट के पाउडर को, ग्रेफाइट के पाउडर को, ग्रेफाइट पाउडर को अगर हम पेट्रोल जेली, पेट्रोल में मिक्स करा लें, ठीक है, तो ये जनरली एज अ ग्रीस यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ ग्रीस इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, एज अ ग्रीस हम इसे यूज कर सकते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट हम इसे यूज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ यूज आता है, और कहाँ कहाँ यूज आता है, इसे हम ल्यूब्रिकेंट के अलावा हम यूज कर सकते हैं एज अ ड्राई सेल्स में यूज किया जाता है, ड्राई सेल्स में इसका यूज किया जाता है, पेंसिल्स में यूज किया जाता है। पेंसिल में अंदर ये होता है, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो हमारे
लेड जिसे हम कहते हैं, हाँ ये लेड क्यों आया, क्योंकि ग्रेफाइट का जो नाम था, जो ग्रेफाइट का नाम लाया गया वो ग्रीक वर्ड से लाया गया जिसका मतलब था ग्रिफीन। ठीक है, ग्रिफीन। ग्रिफीन का जो मतलब है, अगर तुम्हें जानना हो तो ग्रिफीन का जो मतलब है होता है, ग्रिफीन का जो मतलब है हमारे पास, उसका मतलब होता है टू राइट, टू राइट, लिखना। ठीक है, और इसको जब लिखते थे तो इसको लेड के नाम से ज्यादातर जानते थे, ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता था कि भाई काले रंग का लेड है जिससे इसे हम लिखते हैं। और वहीं से आज भी ये बात बोली जाती है कि पेंसिल के अंदर लेड होता है। वो लेड नहीं है, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, पेंसिल के अंदर लेड नहीं है, ग्रेफाइट है। बोला लेड जाता है, पेंसिल लेड सुना होगा कि पेंसिल लेड बोलते हैं हम। तो पेंसिल्स की जो टिप होती है, जो नोक होती है, जैसे हम हिंदी में नोक कहते हैं, वो ड्राई सेल्स लुब्रिकेशन के तौर पे ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं। मोस्टली यूज ये हैं। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की जो मेन बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये रहा तुम्हारा 10th का रीजन। 11th में फिर वही बातें हैं कि डबल बॉन्ड, एनसीईआरटी ने भी इस चीज को बोला हुआ है कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा केस है, वो वहां तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्रेफाइट के बारे में। इसकी ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है तुम्हारा बकमिंस्टर फुलरीन। बकी बॉल भी कहा जाता है जिसको, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन बकमिंस्टर फुलरीन देखो, बकमिंस्टर फुलरीन जो है, जो ये नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरीन, पहली बात तो ये एक यूएस का आर्किटेक्चर था। यूनाइटेड स्टेट्स का एक बंदा था बकमिंस्टर, बकमिंस्टर। ठीक है, ये यूएस का एक आर्किटेक्चर था, यूएस का एक आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट था, यूएस आर्किटेक्ट था। अब बेसिकली ये क्या बनाता था, इसने डोम्स बनाए थे। ठीक है, डोम बनाए थे, बेसिकली डोम शेप में हॉल बनाए थे, जिसको बहुत फेमस हुए। और उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो डोम्स का जो स्ट्रक्चर था, वो कुछ कुछ जो बकमिंस्टर फुलरीन डिस्कवर हुआ, बकी बॉल जिसे हम कहते हैं, बकी बॉल, इसे हम कहते हैं बकी बॉल भी कहते हैं कुछ लोग, बकी बॉल। ठीक है, जो उस डोम का स्ट्रक्चर था कुछ कुछ बकी बॉल जैसा दिखता था, इसीलिए इसीलिए C16 इसे हम कहते हैं बकी बॉल। बेसिकली है क्या, कार्बन 60, एक कार्बन के 60 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। ठीक है, लुक्स लाइक अ फुटबॉल, जैसी एक फुटबॉल होती है, सॉकर बॉल होती है, उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक है, जैसा फुटबॉल है, फुटबॉल में जैसे हेक्सागन बने होते हैं, ठीक है, और पेंटागन जैसे बने होते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी हेक्सागन और पेंटागन शेप बनती है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा इसकी फोटो एक बार तुम्हें, एक बार फोटो देख लेना ध्यान से। ठीक है, फुटबॉल शेप है, हेक्सागन और पेंटागन उसमें बने होते हैं। नाम इसका इसके बिहाफ पे दिया है, इसने डिस्कवर नहीं किया। जो डिस्कवरी की थी, जो डिस्कवरी जिन्होंने साइंटिस्टों ने की थी, वो थे हमारे, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है,
इन्होंने डिस्कवरी की, बकमिंस्टर के नाम पर इसका नाम दिया गया। रीजन क्या? ऑनर के तौर पे, मतलब उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे नाम दिया गया कि हाँ भाई आपने जो डॉम्स बनाए हैं वो कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, तो उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे उसका नाम दिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर पेंटागन हेक्सागन, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। अपने दिमाग में एक फुटबॉल को इमेजिन करो, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला स्ट्रक्चर था। उसमें पेंटागन बने हुए थे, हेक्सागन बने हुए थे, करीबन करीबन 20 के आसपास शायद इसमें हेक्सागन है और पेंटागन भी ऐसे कुछ दे रखे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना, उसमें ज्यादा बेटर पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, हाँ कुछ बातें और। बकमिंस्टर फुलरीन जैसे कि कार्बन का ही एलोट्रॉप है, C16 कार्बन, कार्बन के 60 एटम से मिलके बनाए हैं। जहां पर हमारा ग्रेफाइट और डायमंड एक बल्क में है, ग्रेफाइट और डायमंड में हमारे जो कार्बन मौजूद होते हैं बल्क में मौजूद होते हैं, ज्यादा में मौजूद होते हैं, लेकिन 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 बल्क में होते हैं इसमें कार्बन। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 कार्बन ही होते हैं, 60 कार्बन ही होते हैं। 60 कार्बन से मिलकर ये बनता है। रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है। और बाकी इसकी चीजें चल रही हैं, डिस्कवरीज चल रही हैं इसके बारे में। हाँ, सिंथेसाइज्ड है ये, इस बात को भी दिमाग में रखें, ये सिंथेसाइज्ड है, ये ह्यूमन में बनाया है, सिंथेटिक है ये बनाया गया है। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड नेचुरल होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड नेचुरल है, नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल है ये सिंथेसाइज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बाकी आगे बातें करेंगे। ठीक है, इतनी ही है इसमें चीजें, इस पे ज्यादा नहीं जाना है। बकमिंस्टर फुलरीन, बकीबॉल पूछ लेगा कोई तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बकीबॉल कहते हैं, दिमाग में रख लेना, 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हेक्सागन और पेंटागन शेप्स रहती हैं उसमें। डिस्कवरी इन लोगों ने की थी, नाम इस पे दिया गया था, वगैरह वगैरह, सिंथेटिक है। ठीक, चलो भाई, तो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया? तुम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बन क्या है, वर्सटाइल नेचर क्या है, उसके एलोट्रॉप्स क्या हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो फिर। ठीक है, उसकी जो थ्योरी थी, अर्ली थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह और हाइड्रोकार्बन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अभी पढ़ाई करो, जो भी कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है? पूछ लेना आराम से, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्लास पूरा एक साथ पढ़ोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। कार्बन ऐसा चैप्टर नहीं है कि वन शॉट बनाने को बन सकता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको वन शॉट में नहीं, टुकड़ों में बना रहा हूँ। एक से 1-1.5 घंटे की जो भी पॉसिबल एक वीडियो पाती वो करूँगा। ठीक है, उसको पढ़ते रहो। और मैं ये भी कहूँगा कि 1.5 घंटे की वीडियो पूरी एक साथ मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ लो, थोड़ा रुको फिर पढ़ लो, तो उससे क्या है कि मतलब मेरा कहना यह है, पूरी वीडियो के चक्कर में सत्यानाश मत कर देना कि सर बिल्कुल ही उड़ गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ लो, बाय।